आइसोमेरिज्म। सबसे पहले आइसोमेरिज्म होता क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या होनी चाहिए? मॉलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे हम? आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो? मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाना चाहिए? डिफरेंस हो जाना चाहिए, तो उनको क्या बोलते हैं हम? आइसोमेरिज्म। अब देखिए आइसोमेरिज्म क्या है आपके पास? दो तरह का है, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल मतलब क्या है? हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ उसके चेंजेस किए हैं, मतलब एटम्स की पोजीशन क्या रहेगी? वही रहेगी। स्टीरियो में क्या है? हम एटम्स की अरेंजमेंट देखते हैं इन द स्पेस, कि स्पेस में जो एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, तो वो क्या होता है आपके पास? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो स्ट्रक्चरल आपके पास होते हैं सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन को पोजीशनल भी बोल देते हैं, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद आपके पास आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद आपके पास आता है मेटामेरिज्म, उसके बाद आपके पास आता है टोटोमेरिज्म, और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें जो आपके पास दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो रहते हैं मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं आपके पास स्टीरियो। स्टीरियो में हमने दो पढ़ने हैं, कौन से? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। समझने लगा? ये डिस्कस करें एक एक करके इन सबको। मेन हमारे पास मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल में स्टीरियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। चलिए इनको अब डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट? यहीं पे बस एग्जांपल बता देते हैं इनका, और कुछ नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा आपके पास? क्या होगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? उसकी ब्रांचिंग में डिफरेंस आ जाएगा। कोई तो स्ट्रेट चेन हो जाएगा, कोई ब्रांचिंग हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? चेन आइसोमेरिज्म। देखिए जैसे कि यहाँ पे अभी एक एग्जांपल हमने करा है, ये क्या आपके पास? सिंपली ब्यूटेन है। ठीक है, सिंपली क्या है? ये ब्यूटेन है। अगर मैं इस ब्यूटेन को इस टाइप से लिख देता हूँ तो ये भी क्या रहेगा? मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? सेम रहेगा। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटेन। मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालिए, क्या आएगा? कार्बन कितने हैं? 4। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, H कितने हो जाएंगे? 10, C4H10। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, 1 2 3 4। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर में फ़र्क है। ये क्या है? स्ट्रेट चेन है, और इसमें क्या है? ब्रांचिंग वाली चेन्स आ गई हैं। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। और डिफरेंस किस कारण से आ रहा है? चेन के कारण। उसकी चेन में कहीं पे हम ब्रांचिंग कर रहे हैं, कहीं पे उसको स्ट्रेट चेन ले रहे हैं, इस करके इसको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, दूसरा क्या है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आपके पास जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन होती है, अगर हम उसको वेरी कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर हम वेरी कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जैसे कि क्या हुआ? ये इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेन। उसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेन। देखो अगर आप सिस्टम देखेंगे, सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? दोनों में सेम है। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं?
8। उसमें भी अगर आप देखेंगे कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने होंगे 8। तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के अंदर सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, स्ट्रक्चर में क्या है फ़र्क है, और किस कारण से आ रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन के कारण। इसमें हमने डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे लगाई है, उसमें डबल बॉन्ड हमने क्या लगाई है, फर्स्ट पोजीशन पे लगाई है। तो देखो क्या है, इस टाइप का आइसोमर क्या बोला जाता है, पोजिशनल आइसोमर, जिसमें क्या हो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, उनकी पोजीशन में क्या हो डिफरेंस आ जाए तो उनको क्या बोला जाता है, पोजिशनल आइसोमर्स। उसके बाद बोलता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या हो, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस टाइप के आइसोमर्स को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, क्या है ये, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ईथर। ये क्या है आपके पास, ईथर। जब भी दो आर ग्रुप एक ऑक्सीजन के साथ फ्लैंक्ड हो, मतलब क्या हो आपके पास ROR टाइप का सिस्टम हो, तो उस टाइप के सिस्टम को बोला जाता है ईथर्स, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, ईथर्स। तो देखो यहाँ पे दो आर ग्रुप के हैं, O ग्रुप से फ्लैंक्ड है, तो क्या है आपके पास, ईथर। अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या है, C2H6O। ये भी क्या है, C2H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये क्या है, अल्कोहल है और वो क्या है, ईथर है। तो इस टाइप के आइसोमर्स को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप में क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगी। और भी एग्जांपल आप दे सकते हो, देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल बता रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये भी थर्ड केस चल रहा है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। बताइए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये क्या है, एसिड है, सिंपली क्या है, फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, एस्टर, ठीक है, ये एसिड है और ये क्या है आपके पास, एस्टर। तो देखो फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो एस टाइप के आइसोमरिज्म को क्या बोलता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है, समझ में लगे 3 टाइप्स। नेक्स्ट आ जाइए मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म देखिए, मेटामर्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो क्या हो, अगर डिफरेंट हो तो उस टाइप के आइसोमर्स को क्या बोला जाता है, मेटामर्स। जैसे कि एक ये ईथर लिया हमने, ठीक है, दूसरा कौन सा ईथर लिया, इस टाइप का। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है, अलग अलग हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर, इसमें देखो दोनों तरफ क्या है, 2-2 कार्बन एटम है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर में देखिए इधर 1 कार्बन एटम है और इधर क्या है, 3 कार्बन एटम है, ठीक है। तो वो आइसोमर्स जिसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो, उस टाइप के आइसोमर्स को क्या बोला जाता है, मेटामर्स। समझने लगी ये बात। उसके बाद आ जाइए, इससे भी जो इंपॉर्टेंट है, टोटोमेरिज्म। फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम टोटोमेरिज्म का। देखिए टोटोमेरिज्म में क्या होता है, सबसे पहली बात आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज
एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या होता है एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम? सारे फंक्शनल ग्रुप के साइड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ, और किसी में नहीं। मैं बोलता हूँ कि जो ये 2 हाइड्रोजन हैं ये भी एसिडिक हैं, नहीं? देखिए सिंपली क्या होता है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई भी बेस डाल के किसी प्रोटॉन को निकाल रहे हो, कोई भी बेस डाल के किसी प्रोटॉन को निकाल रहे हो और वो प्रोटॉन क्या हो जाए, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाए, वो प्रोटॉन क्या हो जाए, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो जाए, उस प्रोटॉन को क्या बोलोगे आप, एसिडिक प्रोटॉन बोलोगे, सिंपली, और कुछ नहीं देखना। बेस डाला, कोई प्रोटॉन निकाला, वो रेजोनेंस से अगर स्टेबलाइज हो रहा है तो वो आपके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, अदरवाइज वो एसिडिक नहीं है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल बताया था, मैंने क्या कहा था, वो एसिडिक है। रीजन क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ से प्रोटॉन निकाला, प्रोटॉन निकालने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या था, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा था, इस करके ये भी क्या था, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम था, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो प्रोटॉन निकालने के बाद अगर वो क्या हो, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो, या फिर इतना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ कि उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सके, तो वो प्रोटॉन क्या होगा, आपके पास एसिडिक प्रोटॉन होगा। समझ में लगी ये बात, क्लियर है? अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। देखिए मैंने क्या लिया है, एक एल्डिहाइड सिस्टम है, यहाँ पे क्या होंगे आपके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हैं, ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। रीजन क्या है, अगर मैं यहाँ से सिस्टम में से एक प्रोटॉन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। देखो वो यहाँ जाएगा, ये मूव करेगा यहाँ पे, तो क्या सिस्टम बन जाएगा आपके पास, O नेगेटिव, ये सिस्टम बनेगा। अब देखो जो ये O नेगेटिव आया है, ये क्या करेगा, सिस्टम में से प्रोटॉन को वापस ले लेगा। जब ये सिस्टम में से प्रोटॉन को वापस ले लेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये OH। क्या बन गया ये वापस, OH। समझने लगा टोटोमरिज्म कैसे हुआ, कि ये जो एसिडिक प्रोटॉन था वो पहले चला जाएगा, रेजोनेंस करके आपके पास दूसरे वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर बाद में क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी। तो आपके पास इस टाइप से क्या होता है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल क्या होता है अभी वो बताते हैं, यहाँ तक समझने लगा ये। लेकिन बुक्स में क्या है, आपके पास सिंपली क्या दिखाया होता है, यहाँ से हाइड्रोजन है, इसको इस तरीके से दिखा देते हैं आपके पास टोटोमेरिज्म को, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट में केस होता है वो दूसरे वाला होता है, जो मैंने अभी बताया था आपको। अब देखिए क्या है, इस सिस्टम को क्या बोलते हो आप, कीटो सिस्टम बोल देते हैं एक तरह के। वैसे तो एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इस तरह मतलब मान लीजिए अगर 2 कार्बन से फ्लैंक्ड हो, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कीटो ग्रुप बोलते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, कीटो, और ये क्या बन रहा है आपके पास, इनोल। इनोल कैसे बन रहा है, देखो एक तो डबल बॉन्ड बन रही है तो इन, एल्कोहलिक ग्रुप है तो ओल, तो ये क्या बन गया आपके पास, इनोल। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोला जाता है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अब देखिए मैंने क्या करा है, इस सिस्टम के अंदर एक इक्विलिब्रियम लगाया है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या लगाया है कि देखो, और इक्विलिब्रियम मैंने क्या लगाया, इस साइड पे ज़्यादा लगाया। इसका मतलब क्या है, अगर हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की बात करें तो जो कीटो का परसेंटेज होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी इनोल फॉर्म से, अनलेस कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो उसको क्या कर दे, स्टेबलाइज कर दे। अब देखो क्या है, याद रखना, कीटो फॉर्म जो होती है ज़्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से। कीटो फॉर्म क्या होती है, इनोल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम में, तो आपके पास 100% कीटो फॉर्म रहती है और इनोल फॉर्म क्या रहती है, 0%। मतलब मोस्टली क्या रहेगा, वो कीटो फॉर्म में रहेगा, बहुत कम ट्रेसेस में होगा कि वो क्या जाए, इनोल फॉर्म में जाए। अब अगर हम बात करें दूसरे की, ये क्या है, कीटोन है आपके पास, ठीक है, सिंपली एसीटोन है। अब अगर मैं इसकी सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास, OH। अब देखो ये किसी भी तरफ लगा सकते हैं आप, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, एक ही बात है वो। अब इस केस में जो होता है आपके पास क्या होता है, इनोल फॉर्म भी कुछ ना कुछ परसेंटेज में बननी शुरू हो जाती है। कीटो फॉर्म क्या है 99.7%, और इनोल फॉर्म जो आएगी आपके पास क्या आएगी 0.03%। समझ में लगा ये बात। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस सिस्टम की, इस सिस्टम में जो एसिडिक प्रोटॉन होगा वो कौन सा होगा, ये बताइए आप। चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। 3 प्रोटॉन आपके पास यहाँ पे हैं,
2 आपके पास यहाँ पे हैं। तो बताइए कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा, ये वाले या ये वाले? ये वाले। रीज़न? चलिए अब अगर मैं यहाँ से इसको प्रोटॉन को निकाल देता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ यही एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन निकालता हूँ, अगर मैंने क्या करा, प्रोटॉन यहाँ से रिमूव किया, तो देखो नेगेटिव चार्ज की तरफ पास 2 चॉइस है, वो इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है। तो कौन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा? सेंटर वाला, जिसके पास ज़्यादा चॉइस होगी, मतलब जो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकेगा। तो कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा? बीच वाला। याद रख लेना, जब भी कोई प्रोटॉन 2 कार्बोनिल ग्रुप से फ्लैंक्ड हो, कोई भी प्रोटॉन 2 कार्बोनिल ग्रुप से फ्लैंक्ड हो, वो क्या होता है? हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है, वो हमेशा क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो इनोल फॉर्म है उसकी परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी। उसका रीज़न क्या? देखो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगी? इनोल फॉर्म कुछ स्टेबल हो जाएगी, इस करके इनोल फॉर्म की परसेंटेज क्या होती है? यहाँ पे कुछ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास अगर हम बात करें तो ये 93%, तो ये 7% के अराउंड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे ही इसमें कर सकते हैं आप। ठीक है, डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें भी सेम हो जाएगा, इसमें परसेंटेज और बढ़ जाएगी। चलिए लास्ट कंपाउंड पे आइए। लास्ट में देखिए आपके पास ये वाला सिस्टम है, क्या यहाँ पे कीटो इनोल टोटोमरिज्म लग सकता है? पहली बात लग सकता है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल के साथ जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूव करते हो तो क्या हो जाएगा? आपके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो कीटो इनोल टोटोमरिज्म यहाँ पे लगेगा। अब देखिए क्या है, ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे मूव हुआ, ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे मूव हुआ, तो आपके पास क्या बनेगा? ये वाला सिस्टम बन गया। ठीक है, ये वाला सिस्टम क्या है? एरोमेटिक है। ये वाला सिस्टम क्या है? एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक है। पता है एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं? चलिए अभी करवाएंगे हक्कल्स रूल में, बस इतना भी ध्यान रखिए, इस सिस्टम को हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे, याद करवा देना मेरे को। तो देखिए ये क्या है? एरोमेटिक है, ये क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। इस करके इस वाले केस में अगर हम बात करें तो आपके पास कीटो फॉर्म तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, 100% क्या करती है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है इसमें। ठीक है, तो क्या है? इनोल फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है, इनोल फॉर्म भी ज़्यादा स्टेबल हो सकती है अगर उसके अंदर कुछ ऐसा क्या हो? स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो जो उसको स्टेबल कर सके, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे कि एरोमेटिक सिस्टम जो उसको क्या कर रहा था? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा था। तो इस टाइप के आइसोमर्स को क्या बोला जाता है? टोटोमेरिज्म बोला जाता है। समझ में लगा? तो कंडीशन क्या है? एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए? जरूरी होना चाहिए उसके पास। ठीक है, समझ में लगी ये बात? क्लियर है? अब जब भी आपके पास मैं बात करता हूँ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम की, आपने सिर्फ एक यही चीज़ देखनी है कि प्रोटॉन निकालने के बाद कहीं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो वो प्रोटॉन एसिडिक है, अदरवाइज वो एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। लगी समझ में बात? नेक्स्ट आपके पास रिंग चेन आइसोमरिज्म, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है रिंग चेन क्या है? कुछ सिस्टम तो रिंग में एग्जिस्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कुछ चेन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस सिस्टम की, ये क्या है आपके पास? सिंपली प्रोपीन है। ठीक है, प्रोपीन है और ये क्या है? इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। तो देखिए अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो दोनों का सेम आएगा, एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, क्या हो गया? C3। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या हो गए? हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें इसकी, इसमें क्या है आपके पास? 6 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हैं, तो क्या होगा? ये भी C3H6 सिस्टम होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ओपन चेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है, सेम मोलिकुलर फार्मूला क्या कर रहा है? रिंग में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तब इसको क्या बोला गया? रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग में भी, चेन में भी। समझ लगा ये बात? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चरल हो चुका है आपके पास, नेक्स्ट कौन सा है? स्टीरियो। स्टीरियो में सबसे पहले आपके पास क्या आता है? ज्योमेट्रिकल। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपने अच्छे से कर रखा है।
ज्योमेट्रिकल मतलब दिमाग में एक ही बात आती है, सिस ट्रांस। अगर दो सेम ग्रुप क्या हो, अपोजिट साइड पे हो तो ट्रांस, अदरवाइज वो क्या होते हैं, अगर सेम साइड पे हो तो सिस। अब देखिए मेन जो स्ट्रक्चर्स है हम देखेंगे कि ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आया कहाँ से, हमें जरूरत क्या पड़ी है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की। पहले एक सिस्टम हम और लिखते हैं जिसमें क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा लीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और एक क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है। कि डबल बॉन्ड में ऐसा क्या आ गया कि हमने सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कर दिया, हमने यहाँ पे ऐसा क्यों सिस्टम कुछ जनरेट क्यों नहीं किया। देखिए अब मैं अगर आपको स्ट्रक्चर से समझाऊँ, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दो कार्बन एटम्स क्या हैं, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। ये कार्बन एटम कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते रूम टेम्परेचर पे। क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करते रहेंगे, कुछ कुछ टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा रोटेट करते रहेंगे। अब देखो जब रोटेट कर रहे हैं ये, तो हमें इसकी पोजीशन तो फिक्स पता ही नहीं, इसकी कोई फिक्स पोजीशन तो नहीं है। जब तक इसकी फिक्स पोजीशन नहीं है तब तक हम इसको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की, जहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ जाती है, डबल बॉन्ड में क्या है, रोटेशन नहीं होती, जितना मर्जी इसको घुमा के देख लो, डबल बॉन्ड के कारण क्या होगी, कभी भी रोटेशन नहीं होगी। जब डबल बॉन्ड के कारण रोटेशन नहीं हो रही तो ये सिस्टम क्या हो गया, फिक्स हो गया। मतलब ये दोनों जो आपके पास ग्रुप लगे हैं ये हर वक्त यहीं पे पड़े रहेंगे, ठीक है। इस करके हमने क्या करा है, इसका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इस बेस पे करा है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होती है उसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब क्या है, जो ये रोटेशन है वो किसी तरीके से हमने क्या कर दी, रेस्ट्रिक्ट कर दी है। तो अब देखो ये दो ग्रुप क्या है, एक साइड पे पड़े हैं, इस करके हम इसको क्या बोलते हैं, सिस सिस्टम। वैसे ही अगर हम क्या बात करें इस सिस्टम की, ये भी क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और इसमें भी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब रोटेट नहीं कर सकती। लेकिन अब इसमें क्या है, दो सेम ग्रुप क्या है, ऑपोजिट साइड पे हैं। तो इस टाइप से आपके पास क्या आता है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इसमें एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होती है, जो रोटेशन होती है वो क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। समझ में लगा अच्छे से कहाँ से आता है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। उसके बाद बात करते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, देखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आज थोड़ा एडवांस में देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, सबसे पहली बात, वो स्टीरियो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकें, राइट या फिर लेफ्ट साइड पे क्या कर सकें, रोटेट कर सकें, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता है तो मैं नोट नहीं कर रहा। उसके बाद देखिए अब हमें ये पता करना है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस होंगे, ऐसे कौन से स्टीरियो आइसोमर्स होंगे जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकें, ठीक है। पहली बात तो ये थी ना कि प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट कर देते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कौन से होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो उसके लिए एक टर्म आती है आपके पास, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, वो कार्बन एटम जिसके साथ जो चार ग्रुप लगे हुए हैं, वो चारों के चारों क्या हों, अलग अलग ग्रुप लगे हों, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, ठीक है। वो कार्बन जिसके साथ जो चार ग्रुप अटैच्ड हैं वो सारे के सारे क्या हों, अलग अलग हों, उसको क्या बोलते हैं हम, कायरल कार्बन। जैसे कि अब देखिए मैं यहाँ पे दो एग्जांपल शो कर रहा हूँ। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। अब देखिए अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन क्या है, एक कायरल, मतलब कायरल नहीं है। कायरल क्यों नहीं है, देखो इसके साथ दो ग्रुप क्या है, सेम ग्रुप लगे हुए हैं। हमने क्या बोला, कायरल कार्बन कौन सा होगा, जिसके साथ चारों के चारों जो ग्रुप लगे होंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये वाला कार्बन क्या है आपके पास, एक कायरल कार्बन है। ये ग्रुप क्या है, कायरल कार्बन है। तो देखिए क्या कंडीशन आई है आपके पास, अब वो सभी स्टीरियो आइसोमर्स जिसके अंदर क्या हो, कायरल कार्बन होगा, वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। वो सभी आइसोमर्स जिसके अंदर क्या हो आपके पास, कायरल कार्बन हो, वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। समझ में लगी बात। अब देखिए हमने डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर देख लिया कैसे होता है, लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें या फिर टेट्राहेड्रल की बात करें तो उसमें नोमेनक्लेचर कैसे होगा, उसमें एक स्पेशल टाइप का नोमेनक्लेचर होता है, RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर। RS का मतलब देखिए, R का मतलब होता है रेक्टस,
एस का मतलब क्या होता है? सिनिश्चर। तो ये क्या है? रेक्टस सिनिश्चर नोमेनक्लेचर बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें करना क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर आर है या कोई पर्टिकुलर एस है? देखिए सिंपली क्या कीजिए, कायरल कार्बन लिखिए कोई भी एक, ठीक है। ये लिखा मैंने कायरल कार्बन कोई भी, ठीक है। मैंने कोई भी एक ये कायरल कार्बन लिखा। देखो चारों के चारों ग्रुप क्या है? अलग लगे हुए हैं, तो ये कार्बन क्या है? कायरल है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसमें क्या करनी है? नंबरिंग देनी है, ठीक है। जो ये चार ग्रुप लगे हुए हैं, इन चारों ग्रुप को क्या देनी है? आपने नंबरिंग देनी है। अब देखिए नंबरिंग देंगे कैसे आप? सबसे पहली बात आपने क्या देखना है? सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी। हम क्या जाएंगे? लोएस्ट प्रायोरिटी टू हायर प्रायोरिटी जाएंगे। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है? अब देखिए आपने क्या देखना है? एटम देखना है, उसका एटॉमिक नंबर देखना है। सिंपली क्या देखना है आपने? उसका एटॉमिक नंबर देखना है। अब इसके साथ देखिए चार ग्रुप लगे हुए हैं, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? Cl। इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको आपने क्या देना है? नंबर 1, ठीक है। उसके देखो तीन ग्रुप बचते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन। कौन सा ग्रुप बड़ा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो आपने क्या देना है? इसको नंबर 2। उसके बाद हाइड्रोजन बचता है और कार्बन बचता है। हाइड्रोजन और कार्बन में कौन सा बड़ा ग्रुप है? कार्बन। तो कार्बन को नंबर देना है फिर 3, और लास्ट में क्या बचता है आपके पास? 4, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है? इनको रोटेट करके देखना है। देखो 1 से क्या गए हम? 2 पे, 2 से क्या गए? 3 पे, 3 से क्या गए? 4 पे। अब अगर मैं इसको एरो लगाऊं तो देखिए ये क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो क्या होता है? इस तरीके से, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जब भी आपके पास, याद रखना, लोएस्ट प्रायोरिटी किस पे हो? वर्टिकल पोजीशन पे। लोएस्ट प्रायोरिटी क्या हो? वर्टिकल पोजीशन पे। जो लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब नंबर 4 वाली प्रायोरिटी। नंबर 4 वाली प्रायोरिटी क्या है? वर्टिकल पोजीशन पे है। और अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो वो क्या होता है? एस होता है, ठीक है। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पोजीशन पे हो तो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो उसको क्या बोला जाता है? एस बोला जाता है। समझ में लगा? नोमेनक्लेचर क्या है इसका? एस है। अब देखिए इसको हम और तरीके से लिखते हैं। अब मैंने क्या करा है? H की पोजीशन क्या है? बदल दी और Cl से रिप्लेस कर दी। बस इन दोनों को मैंने आपस में रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं करा। फिर से प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, सेम प्रायोरिटी वही रहेगी 1 2 3 4। अब देखिए आपको क्या करानी है? रोटेशन करवा के देखनी है। अब रोटेशन देखो आप किस तरीके से करवाओगे। अब आपको क्या जाना है? पहले 2 पे जाना है। पहले क्या जाना है? 2 नंबर पे। अब देखिए क्या है, क्या आप इधर से मूव करोगे, इसको मूव करोगे, या फिर इधर से? आपको इसको लेफ्ट साइड से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है? पहले इस वाले नंबर पे जाना है। लेकिन अगर आप इस पे जाते हो तो पहले 3 नंबर आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सबसे लोअर नंबर पे जाना है। 1 से शुरू करा, आप क्या गए? 2 पे, 2 से क्या गए? 3 पे, फिर 3 से क्या गए आप? 4 पे। तो कैसे मूव करोगे आप? इस तरीके से मूव कर रहे हो। इस तरीके से मूव कर रहे हो तो किस टाइप की रोटेशन हुई है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बात याद रखिए, जब भी आपके पास लोएस्ट प्रायोरिटी हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो, तो क्या करना है? आपके पास जो भी आ रहा है उसको काट के आपको क्या कर देना है? दूसरा लिख देना है बस। देखो क्या था? जब लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल थी तो जो आ रहा था आपको वही लिखना है। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है आपके पास? आर। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है आपके पास? एस, ठीक है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पोजीशन पे है तो आपको वो का वही लिख देना जो आ रहा है। अगर आपके पास लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ रही है तो जो आ रहा है उसको काट के दूसरे वाला लिख देना है बस, ठीक है। एस आ रहा है तो आर आ रहा है तो उसका क्या कर देना है? आपने सिंपली एस कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो क्या होनी चाहिए? वर्टिकल पोजीशन पे होनी चाहिए। अगर वर्टिकल पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो सेम उसका आर एस कीजिए। आर आ रहा है तो उसका एस कर दीजिए, एस आ रहा है तो उसका क्या कर दीजिए? सिंपली आर कर दीजिए। समझ लगा ये बात? ठीक है। अब देखिए हम एग्जाम्पल करते हैं, इनैंशियोमर्स देखते हैं। अभी समझ में लगा? कर दूँ अब इसको।
अभी बताना है, यही एग्जांपल लिखा था ना पहले, यही एग्जांपल लिखा था, इसका क्या आ रहा था, ऐसा आ रहा था। अब देखिए अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूँ, इसकी मैंने क्या करा, मिरर इमेज ली। अगर मिरर इमेज लेंगे तो क्या आएगा, CH3 इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, F और हाइड्रोजन वहीं पे रहेंगे। ठीक है, सिंपली अगर आप मिरर लगाया, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होते मिरर लगाने पे। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, 1 2 3 4, ये क्या रोटेशन है, क्लॉकवाइज। क्या आ गया आपके पास, R। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी भी सिस्टम पे, जो कि होना चाहिए कायरल कार्बन होना चाहिए, पहली बात ये याद रखना, कार्बन क्या होना चाहिए, हमेशा कायरल होना चाहिए। जब भी आप कायरल कार्बन हो उसकी मिरर इमेज ले लेते हो तो वो क्या आता है, हमेशा उसके ऑपोजिट आता है। और ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, इनैंशियोमर्स। क्या होता है, इनैंशियोमर्स, दो स्टीरियोआइसोमर्स विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज इनैंशियोमर्स। तो देखो अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो ये क्या आते हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि देखो Cl के ऊपर क्या आएगा, CH3 आएगा। लेफ्ट में अगर आप देखें Cl के ऊपर क्या आएगा, CH3 आएगा, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोला जाता है, इनैंशियोमर्स बोला जाता है। समझ में लगा क्या होता है इनैंशियोमर्स। तो देखो आपको ये नोटेशंस निकालनी आनी चाहिए एस और आर की। अभी और भी सिस्टम करेंगे, उसमें एग्जांपल में पता चल जाएगा आपको। यहाँ तक समझ में लगा। अब एक बात और देखिए, एक और चीज़ होती है, एक होती है रेज़मिक मिक्सचर। SN1 SN2 मैकेनिज्म करेंगे, उसमें आएगा रेज़मिक मिक्सचर। देखिए रेज़मिक मिक्सचर क्या होता है, अगर किसी सोल्यूशन में आपके पास 50% S हो और 50% ही R हो, तो उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, रेज़मिक मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन में 50% S हो और 50% R हो, उसको क्या बोला जाता है, रेज़मिक मिक्सचर बोला जाता है। समझ लगी ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पहले तो RS, सबसे पहले कायरल कार्बन के बारे में बताया, उसके बाद RS नोमेनक्लेचर का, और उसके बाद रेज़मिक मिक्सचर का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्टीरियोकेमिस्ट्री हैविंग मोर देन वन स्टीरियो सेंटर। नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सिस्टम्स हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दो कार्बन्स की, तो ये दोनों जो कार्बन है वो क्या है, कायरल कार्बन है। दोनों कार्बन जो है वो क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या है, देखिए अगर मैं इस ग्रुप को देखूं, इस कार्बन को, तो देखो इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक CHO लगा हुआ है, और बाकी जो थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, वो क्या है, नीचे वाला सारा ग्रुप। वैसे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक CH2OH सिस्टम लगा हुआ है, और ऊपर क्या है, एक अलग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये दोनों के दोनों कार्बन क्या हो गए आपके पास, कायरल कार्बन हो गए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी मिरर इमेज अगर हम लें, अगर इनकी मिरर इमेज लें तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, OH आपके पास इस साइड पे आ जाएंगे और H का चले जाएंगे दूसरी साइड। सिमिलरली अगर मैं इस सिस्टम का क्या करें, हम मिरर इमेज लें, ये सेम लिखती है, तो इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी। तो देखिए मैंने करा क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसमें पहले क्या करा था, मैंने 4 कार्बन की चेन बनाई, जिसमें पहले CHO सबसे ऊपर रखा, फिर CH2OH को क्या रखा मैंने, बॉटम पे रखा। अब देखिए क्या है, पहले मैंने HH और OH क्या करे, तो दोनों एक साइड पे लगाए थे, फिर मैंने क्या करा, H और OH की पोजीशन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, मतलब एक तरफ HOH और दूसरे में क्या कर दिया, उसको रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है, पहली बात देखिए क्या है, जब भी आपके पास दो सेम तरह के ग्रुप या फिर एटम्स सेम साइड पे हो, तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, एरिथ्रोज सिस्टम। क्या बोला जाता है उस सिस्टम को, एरिथ्रोज सिस्टम। जब भी दो सेम एटम या दो सेम ग्रुप क्या हो, सेम साइड पे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, एरिथ्रोज सिस्टम। और अगर वो क्या है, ऑपोजिट साइड पे हो, तो उनको क्या बोला जाता है, थ्रियोज सिस्टम। एरिथ्रोज और थ्रियोज, सेम साइड एरिथ्रोज, ऑपोजिट साइड थ्रियोज। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक और चीज देखिए, जब भी आपके पास सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे
जब भी आपके पास सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे जो OH ग्रुप है, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, इस ग्रुप की बात, जब भी सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप राइट साइड पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि हम डी सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको हम डी सिस्टम बोलते हैं। जब भी OH ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन एटम वाला OH ग्रुप राइट साइड पे हो उसको क्या बोलते हैं हम डी सिस्टम। शुगर्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, डी डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लूकोज या फिर डी लिवोरोटेटरी ग्लूकोज, ठीक है। वो जो डी टर्म थी वो यही थी, जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे OH है अगर वो राइट साइड पे है तो डी टर्म। देखिए सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे अगर OH जो है लेफ्ट साइड पे है तो उसको क्या बोला जाता है, एल टर्म, ठीक है, उसको क्या बोलता है एल। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास एल सिस्टम होगा। एल सिस्टम क्यों होगा, क्योंकि जो OH है वो क्या है आपके पास लेफ्ट साइड पे है, उसमें OH क्या है राइट साइड पे है, तो वो क्या होगा आपके पास डी सिस्टम, ठीक है। तो दो चीजें बताई हैं, अगर सेम एटम सेम ग्रुप सेम साइड पे हो तो क्या आएगा आपके पास इरीथ्रोज, ऑपोजिट साइड पे थ्रियोज। सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे OH जो है अगर राइट साइड पे है तो आपके पास डी सिस्टम है, लेफ्ट साइड पे है तो क्या आपके पास वो एल सिस्टम है। अब देखिए हमने करना क्या है, इनकी नोमेनक्लेचर करना है, आर और एस नोमेनक्लेचर। देखिए सबसे पहले अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस पर्टिकुलर कार्बन की, देखिए सबसे पहले हम इधर गए, क्या आया, O आया, इधर गए H आया, इधर गए C आया, इधर गए C आया, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हुआ, O ग्रुप हुआ। देखिए ये वाला ग्रुप क्या हुआ, सबसे बड़ा ग्रुप हुआ, तो एक नंबर हमने क्या दिया, सबसे पहले इसको दिया, ठीक है। ये चला गया सिस्टम से, इसको ओपन करके लिखिए। अब देखिए अब दोबारा से मूव कीजिए, सेंटर कार्बन से दोबारा मूव कीजिए। देखिए अगर मैं इधर मूव करता हूँ तो क्या है, हाइड्रोजन है, इधर मूव करता हूँ तो कार्बन है, इधर मूव करता हूँ तो कार्बन है। तो देखो हाइड्रोजन तो लोएस्ट प्रायोरिटी में चला जाएगा क्योंकि इधर हाइड्रोजन है और इधर दोनों की तरफ क्या है, कार्बन है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, देखो क्या है, अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ, देखो इधर गया तो भी कार्बन है, इधर गया तो भी कार्बन है। अब क्या कंफ्यूजन आ गई कि किसको सेकंड नंबर दें और इसको थर्ड नंबर दें। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन को छोड़ के उससे नेक्स्ट वाला आइटम देखेंगे कौन सा है। समझ में लगी ये बात। देखो कार्बन कार्बन तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि मैं इधर गया तो भी कार्बन है, इधर आया तो भी कार्बन है। अब सेकंड और थर्ड नंबर किसको दें, उसके लिए क्या देखेंगे हम, उससे नेक्स्ट वाला आइटम। अब देखिए अगर मैं इससे नेक्स्ट वाला आइटम देखूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, C डबल बॉन्ड O आ रहा है, C डबल बॉन्ड O आ रहा है, और इधर अगर मैं देखूँ तो आपके पास क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O के अंदर आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड O को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और सिंगल O में से आप क्या करोगे, इसको प्रायोरिटी दोगे, इसको नहीं दोगे। तो अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर क्या आ गया, इस पे आ गया, ठीक है। थर्ड नंबर नीचे वाले कार्बन पे चला जाएगा और फोर्थ नंबर क्या आ गया, इस पे चला गया। समझ लगी ये बात। तो देखिए अब इसमें क्या करिए, इसको रोटेट करके देखिए क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस टाइप से रोटेट होगा ये, इस टाइप से रोटेट हुआ तो कौन सा हो गया ये, एस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो ये वाला सेंटर क्या आ गया आपके पास, आर सेंटर आ गया। समझ में लगा। लोएस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे हो तो क्या कर देना है, उसका चेंज कर देना आपने, बस और कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस वाले कायरल कार्बन की नोमेनक्लेचर करना है। ये आपके पास आर सेंटर आ गया। अब देखिए इसमें क्या आएगा, फिर से फर्स्ट नंबर ये वाला आएगा आपके पास, सेकंड नंबर टॉप वाला, थर्ड बॉटम वाला और फोर्थ ये वाला, ठीक है। फिर से नोमेनक्लेचर करके देखिए क्या आएगा, एस, एस को काट के आप क्या कर देंगे, आर, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी पे, हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये भी क्या आ गया आपके पास, आर। तो अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम की, तो जो दोनों के दोनों सेंटर हैं वो क्या है आपके पास, आर सेंटर हैं, ठीक है। समझ में लगा, ये समझ में लगा। ये वाली प्रायोरिटी कैसे दी है, नीचे वाली नहीं समझ में लगा तो इसको अलग ब्रेक करके देख लीजिए। देखो इसकी आपने निकालनी प्रायोरिटी। देखो पहले इधर गए, कार्बन आया, इधर आए कार्बन आया, इधर आए ऑक्सीजन आ गया, मिल गई मेन प्रायोरिटी, फर्स्ट नंबर दे दिया इसको। अब देखिए फिर से दोबारा देखें, इधर गए कार्बन आया, इधर गए कार्बन आया, ठीक है। फिर हम इधर गए, हमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। यहाँ पे इधर हमें मेन क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। इस करके हमने क्या दे दिया, सेकंड प्रायोरिटी दे दी इसको। फिर थर्ड प्रायोरिटी इस पे आ जाएगी। हाइड्रोजन पे हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी जाती है, हाइड्रोजन सबसे छोटा आइटम है तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी उसी पे जाएगी। फिर इसको रोटेट करके देखो, आपके पास आ जाएगा ये सिस्टम।
ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आर नोमेनक्लेचर। अब देखिए जैसे मैंने इसकी मिरर इमेज ली तो ये क्या हो चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं। अगर रिवर्स हो चुके हैं तो स्टीरियो सेंटर की केमिस्ट्री भी क्या होती है, हमेशा रिवर्स हो जाती है। तो जो आर आर था वो क्या बन जाएगा आपके पास, एस एस बन जाएगा। ठीक है, जो आर आर था वो क्या बन जाएगा, एस एस बन जाएगा। अब अगर मैं अगले वालों की आपको ऐसी नोट करके बता दूं, आप खुद ट्राई करना, इसकी आर होगी, इसकी एस होगी, ठीक है, इसकी आर होगी, इसकी एस होगी। देखो सिंपल सी बात है, ऊपर वाला सिस्टम देखो ये वाला सेम है, ऊपर वाला ये सिस्टम सेम है, तो आर का तो आर रहेगा। नीचे वाला सिस्टम मैंने क्या कर दिया, नीचे से रिवर्स कर दिया, तो आर का एस हो गया। ठीक है, मिरर इमेज लूंगा तो आर का क्या हो जाएगा, एस, एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोला जाता है, इनैंशियोमर्स बोला जाता है, जिन पे क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो। ठीक है, तो रिथ्रोज, थ्रियोज, ठीक है, डी सिस्टम, एल सिस्टम आया समझ में। नेक्स्ट हमने करना है फिशर प्रोजेक्शन। कर दूँ अब इसको, फिशर, साहोर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखिए जो अभी मैंने लिखी थी आपके पास सिस्टम, इस सिस्टम को बोला जाता है फिशर सिस्टम। मतलब सिंपल आपने अगर 2D में कोई भी स्ट्रक्चर दिखा दिया, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, फिशर सिस्टम। मतलब फिशर सिस्टम क्या है, एक तरह का 2D रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सिस्टम की। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास साहोर्स। साहोर्स में देखिए हम करते क्या हैं, हम 3D सिस्टम को 2D के व्यू में दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम 3D सिस्टम को 2D के व्यू में दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ये देखिए आपके पास ये क्या है, सारा का सिस्टम क्या है, प्लेन में है। अगर मैं इसको 3D में दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये सिस्टम क्या है, 3D में कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखिए क्या है आपके पास, मान लीजिए आप इस साइड से देख रहे हैं, ये आपके पास पहले क्या है, CHO ग्रुप आया। ये पहले क्या है आपके पास, CHO ग्रुप आया। इस CHO ग्रुप के बिल्कुल बैक साइड पे क्या लग रहा है, CH2OH ग्रुप। तो इस CHO के बिल्कुल बैक साइड पे जो ये वाला है, ये क्या हो गया आपके पास, CH2OH ग्रुप। ठीक है, जो ये ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले क्या है आपके पास, मान लीजिए OH ग्रुप हैं। तो इस OH ग्रुप के बिल्कुल बैक साइड पे क्या है, दूसरा OH ग्रुप। तो इस OH के ग्रुप के क्या है बिल्कुल बैक साइड पे दूसरा OH ग्रुप। वैसे अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखूं, ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन एटम। इस हाइड्रोजन के बैक साइड में बिल्कुल क्या है, एक और हाइड्रोजन एटम। अगर आप इसको 3D में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देगा। पूरा मॉलिक्यूल क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप उधर से उसको व्यू कर रहे हैं तो इस OH ग्रुप के पीछे ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, एक्लिप्स्ड हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। वैसे इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। वैसे इस CHO ग्रुप के पीछे ये क्या हो जाएगा, CH2OH ग्रुप क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो देखो 2D में तो आपको सारे एटम्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं 3D में, तो 3D में आपको सिर्फ कुछ ही एटम्स दिखेंगे जो आप सामने से देख पाओगे, बैक साइड वाले एटम आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो उस केस के लिए क्या दिया जाता है, साहोर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया जाता है कि आप उसको 2D में भी 3D के तरीके से उसको देख सकते हैं। वो कैसे, अब देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी, मतलब ये दो कार्बन जो थे, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लांट बना लेते हैं। इस लाइन को क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा स्लांट बना दिया। अब देखिए क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर वाला सिस्टम क्या है, ऐसे टेट्राहेड्रल सिस्टम है एक। ठीक है, एक आपके पास ये CHO ग्रुप लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, और इसके नीचे और सिस्टम लगा हुआ है। यही था, तो इसी को हमने क्या करना है, यहाँ पे बना दिया। देखो ये आ गया आपके पास सिस्टम। ठीक है, आ गया सिस्टम। उसके बाद क्या है, आप देखिए क्या है, फिर नीचे क्या है, दूसरे कार्बन पे एक और सिस्टम है। अब देखिए इस OH के बिल्कुल बैक साइड पे दूसरा OH है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने उस OH को। इस OH के बिल्कुल बैक साइड पे दूसरा OH है, तो उसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। अब देखिए जब हमने 3D में देखा था तो ये CHO जो था और CH2OH तो था, वो क्या था, बिल्कुल एक्लिप्स पोजीशन में थे। दोनों क्या थे, एक दूसरे के पीछे थे। तो अब इसको एक दूसरे के पीछे दिखाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को भी इस तरीके से दिखा दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ,
समझ में लगी ये बात? तो अब ये देखिए, अगर आप इधर से इसको 3D व्यू देखेंगे या फिर अगर आप दूसरी साइड से, मान लीजिए आप यहाँ से इसको व्यू कर रहे हैं, अगर आप इसको इस साइड से व्यू कर रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, इस CHO के पीछे क्या दिखेगा, ये CH2OH ग्रुप, इस OH ग्रुप के पीछे ये वाला OH ग्रुप और इस H के पीछे आपको ये वाला हाइड्रोजन एटम दिखेगा। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, दिस इज द एक्लिप्स्ड फॉर्म है एक तरह की साहॉर्स की। ठीक है, ये क्या आपके पास एक एक्लिप्स्ड फॉर्म है। एक्लिप्स का मतलब पता है ना, अगर एक दूसरे को कोई हाइड कर ले तो उसको एक्लिप्स्ड फॉर्म बोला जाता है। अब देखिए, इस एक्लिप्स्ड फॉर्म का मेरे को क्या बनाना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। बहुत ज़्यादा इजी है न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना। देखिए क्या करना है, इसी से देखिए न्यूमैन बनाना। अब अगर आप ध्यान से देखें फ्रंट वाले कार्बन को, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ यही वाले 3 सिस्टम दिखेंगे, यही 3 आइटम दिखेंगे। एक ये वाला कार्बन, एक उसके ऊपर जो CHO लगा हुआ है, एक ये OH ग्रुप और एक ये H ग्रुप। तो मैंने क्या करा, सिंपली एक सर्कल लगाया। ये सर्कल सिंपली कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। इस कार्बन के साथ क्या है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं। 3 ग्रुप कौन कौन से, टॉप पे क्या लगा हुआ है, CHO, इस साइड पे क्या लगा है, OH, और एक इस साइड पे क्या लगा हुआ है, H। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें, इस OH के पीछे एक और OH है, तो मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से दिखा दिया। इस OH के पीछे क्या होगा, बैक साइड पे क्या होगा, एक और OH होगा। ठीक है, वैसे ही इस हाइड्रोजन के पीछे क्या है, एक और हाइड्रोजन। तो मैंने क्या कहा, इस हाइड्रोजन के पीछे क्या है, एक और हाइड्रोजन होगा। वैसे अगर मैं बात करूं, CHO के पीछे CH2OH है, तो यहां पे हमने क्या दिखा दिया, CH2OH। तो ये क्या आ गया आपके पास, एक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई। ये भी कौन सी फॉर्म आ गई, एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, समझने लगा ये अच्छे से? ये क्या आ गया आपके पास, एक्लिप्स्ड फॉर्म। लेकिन अगर हम बात करें एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होती है, सिस्टम की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है, अनस्टेबल होती है। एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है, अनस्टेबल होती है। देखिए क्यों, ये 2 बड़े ग्रुप हैं, ये दोनों बड़े ग्रुप क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल्शन करेंगे। अब देखिए मैंने क्या करना है, इस एक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी को कम करना है। तो मैं क्या करूं, अगर फ्रंट वाले सिस्टम को ऐसे ही पकड़ के बैक वाले से रोटेट कर दूं, बैक वाले, अब ये C सिंगल बॉन्ड C है, देखो ये इजीली रोटेट कर सकती है, तो ये रोटेट होंगे। तो मैंने क्या करा, सिंपली इसको क्या कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया। अब देखो रोटेट करने से क्या हुआ, आपके पास जो फ्रंट व्यू था वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ में लगी ये बात, फ्रंट व्यू तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अब क्या हो गया, बैक साइड वाला सिस्टम आपके पास बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब देखो आपको क्या होगा, ये वाला OH ग्रुप दिख रहा है, ये वाला OH ग्रुप क्या है, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए, ये वाला OH ग्रुप क्या है, यहाँ पे चला जाएगा। H ग्रुप आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और CH2OH ग्रुप क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब ये वाला कौन सा एटम था, हाइड्रोजन एटम था। इस हाइड्रोजन के साथ कौन सा चला गया, अब OH ग्रुप चला गया। तो देखिए इस हाइड्रोजन के साथ क्या है, OH ग्रुप चला गया। इस OH ग्रुप को देखिए, इस OH ग्रुप के साथ अब क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया। अब देखिए इस OH के साथ क्या चला गया, ये हाइड्रोजन चला गया। अब देखिए ये क्या था, आपके पास CHO टॉप में था और CH2OH क्या चला गया, अब बॉटम में चला गया। देखो CHO टॉप में था और CH2OH क्या है, बॉटम में चला गया। ठीक है, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म थी, और ये कौन सी बन जाएगी आपके पास, एंटी फॉर्म। दिस फॉर्म इज एंटी फॉर्म। समझ में लगा ये अच्छे से, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, आपके पास पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, कि सबसे स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कौन सा होगा। तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि देखिए सारे आइटम्स क्या हैं, बाकियों से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी का एक और कारण भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जिसके कारण से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एंटी फॉर्म की ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे एक्लिप्स्ड फॉर्म और एंटी फॉर्म में कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो एंटी फॉर्म इज ऑलवेज